लेकिन हो सके इतना कम इस्तेमाल करें, ऐसे इधर उधर कहीं न फेंके, रिसाइकल हो ऐसा करें। दूसरा हम क्या कर सकते हैं सॉइल हेल्थ को लेकर के, क्योंकि हमने वो भी शब्द डाला है ना, तो सॉइल हेल्थ को लेकर के हम जैसे इतने सारे पत्ते गिरते हैं, तो कार्बन अंक अगर अच्छा करना है तो वो सारे पत्तों की खाद बना सकते हैं। और पत्तों की खाद सबसे ज़्यादा वो उर्वरक है, यानी फर्टिलाइजर अगर बेस्ट कुछ है तो पत्तों की खाद का है। जो जमीन से ही रस लिया पौधे ने, वही जमीन को लौटा रहे हैं ना, कितनी बड़ी बात है। तो हम ऐसे सिर्फ भूमि से पाना ही मतलब उतना ही क्यों कि हमारे लाभ की बात बताए, हम भूमि माता के लाभ की भी बात बच्चों को बताए। जी ईरल जी। यदि यंगस्टर्स है तो इनको ये भी बता सकते हैं कि आप जितनी चीजें खरीदते हैं, मतलब आपका जो शॉपिंग है, इसको जितना कम से कम रखे, तो इससे भी जो एनवायरमेंटल पूरा साइकिल है इस पे कितना फर्क आएगा। क्योंकि हम जब भी एक चीज लेते हैं उसके साथ प्लास्टिक आएगा, उसका बॉक्स आएगा, सारा उसका जो प्रोडक्शन है। तो बेसिकली ये कि आप आपकी नीड्स समझ के कम से कम चीजें खरीदें, तो ये एक पॉइंट उनको बोल सकते हैं। ये आपने बताया ना, तो मुझे याद आया कि बहुत पहले गुरुदेव के साथ प्रश्नोत्तरी एक छपी हुई भी थी। अगर आप लोगों के पास वो हो ना पुरानी वाली चैतन्य धारा या साधक मार्गदर्शिका, दो में से एक में ये है कि किसी ने पूछा था कि आध्यात्मिक व्यभिचार क्या है। वो एक प्रश्न किसी ने पूछा था गुरुदेव को, तो उसमें उन्होंने बताया था कि आज जो यूज एंड थ्रो का जमाना है, मतलब उसमें फिर नहीं रहती ना कीमत किसी की भी, व्यक्तियों की भी यूज एंड थ्रो वाली बातें आ जाती है। तो इसीलिए हो सके इतना हम मतलब पहले इतना नहीं था, एक चीज से हम सालों यूज करते थे, आज ऐसा नहीं है। चलो आज ये टूट गया, एकदम से जल्दी से हम नई चीज ले आते हैं, जो आपने बताया वो बहुत बड़ी बात है। तो वो आध्यात्मिक व्यभिचार वाली बात भी हम बता सकते हैं इसको लेकर के, यूज एंड थ्रो का ना हो। तो ये सारी बातें हम उनको कह सकते हैं। इसके साथ कनेक्शन में, वैसे आगे के प्रश्न में है ही, लेकिन इसके साथ हम कनेक्शन में ये कर सकते हैं कि दोनों का ज्वाइन करना हो, कि हम खुद हो करके सॉइल हेल्थ भी अच्छा करें और अपना सोल हेल्थ भी अच्छा करें। तो दोनों में क्या कैसे मदद कर सकते हैं, तो मतलब ऐसी क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, तो उसमें आज ये साबित हुआ है कि जब हम बागायत करते हैं, बाग काम करते हैं, हाथों से जब मिट्टी से, मतलब चाहे आप मिट्टी को गुड़ाई कर रहे हो, मिट्टी से आप बर्तन बना रहे हो, या कुछ भी मिट्टी का काम कर रहे हो, बाग काम कर रहे हो, तो मिट्टी के अंदर जो जो सौंगी खुशबू है ना, उसमें प्रथम बारिश में आती है, तो हम कहते हैं कि बैक्टीरिया से आती है, जो भी वैज्ञानिक रूप से कहते हैं, लेकिन वो ही एंटी डिप्रेशेंट है। तो ये साबित हुआ रिसर्च है। तो हम दोनों काम साथ में करें। हम पत्तों की खाद को भी जमीन में गाड़ दें, तो गाड़ते समय भी मिट्टी का स्पर्श होता है, नंगे पैर मिट्टी के साथ काम कर रहे हैं, तो अपना एक बगीचा करें, मिट्टी का स्पर्श हो। तो ये भी एक हम उनको कह सकते हैं। तो ये भी कितने सारे रिसर्च हुए हैं, तो हमारे विषय के साथ जो भी कनेक्ट होते हैं वो हमें डेफिनेटली बताने चाहिए। तो ये सारी बातें, इसके अलावा और भी हम कह सकते हैं, भूमि पर बैठकर खाना खाए। हम आज भूल गए, कितने सारे बच्चों को आज मैं देखती हूँ, इवन गुरुदेव भी अभी-अभी कि ध्यान तो बाद में है, पहले आप आधा घंटा बैठना सीखो, बैठक लगाए। गुरुदेव ने महसूस करके बोला ना स्टेज पर से, अभी-अभी के ही प्रवचन में बताई बात है। तो यानी आज का जनरेशन आधा घंटा पालथी मार कर के नीचे बैठ नहीं सकता, या जो भी जिनको भी हम सिर्फ जनरेशन की क्यों कहें, एक उम्र के बाद भी बैठना छूटने लगता है। सब लोग सिर्फ कुर्सी पे बैठना शुरू करते हैं। और गुरुदेव ने वो कितने साल पहले वो शिविर में बताया था ना, किसी एक बूढ़ी माँ की बात ही बताई थी उन्होंने, कि वो बैठ नहीं सकती थी, कुर्सी पे बैठती थी, और गुरुदेव ने कहा था कि आज अगर आप नहीं बैठे ज़मीन पर तो ज़िंदगी भर नहीं बैठ पाओगे। वो वैसे वो शिविर में बताते ही हैं। और फिर वो 3 मंजिला खुद चल के ऊपर आई थी। मतलब वो भूल ही गई थी कि कैसे पालथी मार कर के बैठना। तो वो भी हम मतलब आज का जो भी हमने एक्सेप्ट किया है, जिस प्रकार से रहन-सहन, डाइनिंग टेबल, हम कोई किसी चीज़ का विरोध नहीं कर रहे हैं, पर हमारे शरीर के या हमारे संतुलन के, हमारे स्वास्थ्य के भोग के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो हम उनको कह सकते हैं कि आप चाहे तो आधा घंटा भोजन ज़मीन पर बैठ कर के खाएँ।
अब ऐसे कहा जाता है ना। जी हिरल जी बताइए। और यहाँ पर इनको जो ये जिम में वर्कआउट करते हैं या ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो इनको एज अ सजेशन ये बोल सकते हैं कि आप वैसी एक्टिविटीज ढूंढो जो आप आउटडोर करोगे, या आप वैसे खेल खेलो जिससे आपकी एक्सरसाइज भी होती है और आपका भूमि के साथ एक कांटेक्ट भी आता है। ये यंगस्टर्स के लिए हुआ। और एकदम जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी अभी बहुत सारे माता पिता ना ऐसे गार्डन में खेलने लेकर भी नहीं जाते, या जाते हैं तो ने मिट्टी को मत छुओ, गंदे हो जाओगे या इन्फेक्शन हो जाएगा, ये चीजें बोलते हैं। जबकि उससे एक्चुअली इम्यूनिटी बिल्ड होती है। जब पहले से मड से या डस्ट से एक्सपोज्ड होंगे तो वो अच्छी इम्यूनिटी उनकी बिल्डअप होती है। तो इस तरीके से भी एक्सपोज कर सकते हैं। देखो कितने सारे पॉइंट आए ना। और यही है कि एक वाक्य जो इसी को गुरुदेव ने बताया, पहला गुरु कार्य, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा रहती है। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखना, तो उसमें ये सारी बातें आ जाती है ना। तो हमें डेफिनेटली इस पर भी देखना चाहिए। चलिए आगे का प्रश्न हम लेते हैं। इस पर किसी को कुछ बताना है तो आप बता सकते हैं, फिर हम आगे का प्रश्न लेते हैं। ये हुआ स्वास्थ्य से रिलेटेड सारी बातें। तो इस पर हमने बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई। आध्यात्मिक रूप से चित्त के लेयर्स को दूर करने की बात हुई, ध्यान की बात। और बाकी शारीरिक स्तर पर भी बहुत सारे रिसर्च की भी बहुत सारे विषय पे हमारी चर्चा हुई। अब आगे का प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति की कुछ परंपराएं जो भूमि माता से जोड़ती है। क्योंकि देखो हम कह रहे हैं ऐसा नहीं, पहले से ही बताई हुई बातें हैं, तभी तो परंपरा में आई। परंपरा यानी वो सदियों से चली आ रही बातें हैं। कोई किसी को कंपल्सरी कहता नहीं, वो स्वैच्छिक रूप से हम निभाते आते हैं, तो वो परंपराएं हो जाती है। तो वो परंपरा में ऐसी कुछ बातें कि जो हमें भूमि माता से जोड़ती है। तो ऐसा हम कहते हैं। तो जो अगर ये कैसा गुरुदेव ने इसको बताया ना, लोकगीत सरीखा, कि दादी अपनी बेटी को सुनाती है ना, माँ अपनी बेटी को सुनाती है। तो ऐसे वो चली आ रही है। तो इस प्रकार से कुछ परंपराएं हो सकता है कि आज की जनरेशन को नहीं पता है, तो हम वो बताएं तो भी वो वहन होता है आगे के लिए। तो इसके लिए आप बताएं कि भारतीय संस्कृति की ऐसी क्या-क्या परंपराएं हैं जो हमें भूमि माता से जोड़ती है। देखो ये सब एक साथ अपने अंदर रहेगा ना, ये अलग-अलग तरीके हमारे आयुध हैं। कभी अपने अंदर प्रोग्रामिंग में आ गया, तो कभी भी ऑडियंस के हिसाब से हमें ही अंदर से लगेगा कि ये विषय यहाँ पे बताए। तो इसीलिए सिर्फ अपन डिस्कशन कर रहे हैं और अपने अंदर एब्जॉर्ब करें ये सारे जो भी अपने-अपने उदाहरण जो अलग-अलग हमारे जो भी वक्ता से आ रहे हैं, तो कभी ना कभी हमें कार्य में मदद मिलेगी। तो चलिए, आपको क्या लगता है भारतीय संस्कृति में ऐसी कोई परंपरा है क्या, कि जो सच में भूमि माता से जोड़ती है हमें? ज़रूर स्वामी। सुधा जी, बोलिए। हाँ रूपाली जी। रूपाली। ये हम लोग के जितने भी पूजा के लिए हम लोग बैठते हैं ना किसी भी भगवान का, तो हमेशा हम लोग को ज़मीन पे बैठने के लिए रहता है। वो यस। बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी पूजा रहेगा, शादी रहेगा तो ज़मीन मतलब भूमि तत्व से जुड़ के वो सारा कार्य संपन्न करवाते हैं। खड़े-खड़े कभी पूजा का आनंद ही नहीं आएगा। तो हाँ। इसलिए जय बाबा स्वामी। हम लोग जब नया मकान लेते हैं, जमीन खरीदते हैं, तो एक भूमि पूजन भी किया जाता है। तो वो भी एक तरह से हम भूमि से ही प्रार्थना करते हैं कि एक स्टेबल इमारत बने और एक स्टेबल स्ट्रक्चर बने। तो वो भी एक हमारी संस्कृति का हिस्सा है। पेड़ों की पूजा है तो वो भी भूमि तत्व में हम नंगे पैर बैठ के बड़ की पूजा करते हैं, पीपल की है। ये भी एक कॉमन हमारी संस्कृति का ही हिस्सा है। बहुत बढ़िया। और व्रतों के दरमियान भी जब व्रत रहते हैं तब भी नंगे पैर रहते हैं, जमीन पर सोते हैं। ये यस, वाला भी जो व्रत रहते हैं तब होता है। यस, या गुरु के चरण की धूल ली जाती है। यस। देखो वो कितनी भी बड़ी भगवान रहते हैं। सही। और मिट्टी के महादेव वगैरह मिट्टी की मूर्तियां बना के उनकी पूजा होती है। अर्थवेश्वर, यस, सही है। और हमारी जय बाबा स्वामी। संस्कृति में दीदी हमारी संस्कृति में खाना भी जमीन पर बैठ के खाते हैं तो ऊर्जा अलग रहती है। और टेबल यस, जमीन पर बैठ करके खाना खाते हैं ना, तो भी एक कंट्रोल रहता है। अब कभी नोटिस करना, हमारा ये जो फूड इंटेक है ना, उसमें भी चेंज आता है। जमीन पर बैठकर खाते हैं ना, उसमें जल्दी से तृप्ति आती है। ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो सकता है, पता नहीं। और
हमारी परंपरा में ये भी है कि हम साष्टांग करते हैं हमारे वडीलों को, या तो हम जब भी कोई मंदिर में जाते हैं तो साष्टांग, वो भी धरती पे पूरा हम लोग हमारे सारे अंगों को जमीन पे लेटा के हम करते हैं, तो वो भी हमारा एक कांटेक्ट अच्छा हो जाता है भूमि के साथ। कितना सुंदर। मंदिर में गर्भगृह के अंदर बनाने के पहले उधर सोना चांदी डालते हैं, तो वो जो मध्य भाग का मूर्ति के नीचे का जो जमीन के अंदर सोना चांदी ये सब डालते हैं, तो उधर ज्यादा ऊर्जा रहती है इसके लिए जी। बनाने से पहले मंदिर में। हम्म। किसी भी स्टेज पर चढ़ने से पहले भी हम जमीन को हाथ लगाकर सिर पर रखते हैं। सही है। जैसे अभी किसी ने साष्टांग दंडवत का कहा, तो हमारे गुरुदेव ने नई ध्यान की विधि में भी साष्टांग करके वो ध्यान की बात बताई है, तो वो बात भी हम ऐड कर सकते हैं आध्यात्मिक रूप से, मतलब आज के हिसाब से हमारे गुरुदेव ने बताया है ना। फिर धरती माता पे हम बहुत सारे त्योहारों में रंगोली भी बनाते हैं, तो वो भी एक धरती की पूजा या उसे सजाना ही हुआ कि धरती से कनेक्ट करके। क्या क्या बातें हैं जी। और सेकेंडली जैसे धरती पे बैठ के खाना खाना चाहिए भूमि पर, तो उसका एक साइंटिफिक रीजन भी है कि बैठ के खाते तो जो फूड पास होता है जो जिस कर्व में वो पचने के लिए ज़्यादा बेहतर रहता है, कि पाचन क्रिया में वो मदद भी करता है कि अगर हम धरती पे बैठ के खाए पालकी मार के ऐसे। अच्छा। और प्रदक्षिणा करते हैं, है ना। प्रदक्षिणा तो कभी भी वो नंगे पांव ही करते हैं प्रदक्षिणा, कोई भी आप मंदिर में जाते हो तो फिर प्रदक्षिणा पूरी करते हैं, वो भी भूमि माता से जुड़ते हैं, वहाँ के एनर्जी से हम कनेक्ट करते हैं। तो ये सारी हमारी भारतीय संस्कृति की कुछ ऐसी परंपराएं हैं कि जिसमें हम ये भूमि माता से जुड़ते हैं। मिट्टी के जो शिवलिंग तैयार करना, ये सारी जो बातें अभी प्रियंका जी ने बताई, तो वैसी भी बहुत सारी बातें हैं कि जिससे सावित्री पूनम, उसमें वट सावित्री पूनम में बरगद की पूजा, तो ये भी हम उनको याद दिला सकते हैं। तो जी दक्षा जी। हम जब भी त्योहार होते हैं या तो गांव में, तो मैंने तो मतलब काफ़ी जगह पे देखा है कि घर के बाहर रंगोली करते हैं, वो फूलों की हो या वो रंगोली के कलर की हो, यानी कि वो हिसाब से भी हम धरती माता को एक तो श्रृंगारित करते हैं और उसकी एक शोभा भी बढ़ाते हैं, और एक अपने आप को घर में नकारात्मक एनर्जी को आने से भी रोकते हैं उससे। तो ये भी एक परंपरा में हम गिन सकते हैं। बराबर। अभी और किसी को बताना है? बहुत सारी जो तीर्थ यात्रा होती है इसमें भी ये जैसे वैष्णव देवी हो गया या अमरनाथ हो गया, तो वो ऐसी हाइट पे और ऐसी जगह पे है कि वहां पहुंचने के लिए पहले आपको बहुत सारा पैदल चलना है, तो वहां पहुंचते पहुंचते आपका क्लियरेंस बहुत सारा भूमि माता कर लेगी, तब आप वहां से कुछ ग्रहण कर पाओगे। सही है। और वैसा ही मतलब जो गुरुदेव ने जैन मुनियों को लेकर के बताया था ना कि मैं आपके पास आता हूँ, और वो 45 दिन मतलब कितने सारे दिन चल कर मेरे पास आते हैं, तो दोनों के रिसीविंग में फर्क है। तो जो आपने बताया ना तीर्थ स्थल की बात, सेम यहाँ पे भी साधकों के लिए भी वही लागू होता है ना, कि हम वो तीव्रता लेकर के गुरुदेव के पास जाते हैं, जो ऐसे जैन मुनि जाते हैं चल के, और वो लोग भी कोई वो यूज नहीं करते चप्पल, नंगे पांव ऐसे, तो कितना वो रिसीविंग बढ़ा करके जाते हैं। जी सीमा जी, आपको बताना है और किसी को बताना है इस पर? जय बाबा स्वामी। अभी तो गरबे का वो त्योहार चल रहा है, तो गरबा भी हम धरती माँ से जुड़कर ही करते हैं, तो वो भी एक तरह से हमें बैलेंस करती है, हमें आनंद देती है, और गुरुदेव का संदेश ही इस पे है कि आप गरबे में सज धज के जाओ और आपको बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि वहाँ पे इतनी सकारात्मक ऊर्जा है। और ये तो जरूर से आप बोलना, लेकिन अभी आजकल क्या हो रहा है, हमने अभी मतलब गरबे में जाते हैं ना, तो देखा है अभी तो वो स्पोर्ट्स शूज पहन करके गरबा खेलते हैं। तो लोगों का ये कहना है कि उससे ना अपना ठीक से पांव पड़ते हैं या जो भी एक फैशन, लेकिन ये बात जरूर से हमें कहनी चाहिए कि अगर हम खुले पांव ऐसे गरबा खेलते, मैं तो अपने बेटे को तो बोलती हूँ कि क्या शूज पहन के कभी मत करो, तो उसका इम्पैक्ट है।
क्योंकि वो गांव के जो ओरिजिनल गरबे आप देखोगे, कच्छ के देखो या कहाँ के भी, तो वो तो बिना चप्पल के ही करते हैं सही और है, इतने सुंदर पैर पड़ते हैं। और सही। एक और जो से एक गुजरात में एक और एक व्रत रहता है जो मैंने सुना है, जया पार्वती व्रत होता है, गौरी व्रत होता है, जो छोटी छोटी बालिकाएं करती है, तो उसमें वो उगाती है ना, वो उसको उगा के, वो भी धरती माँ से, मतलब वो बचपन से इनमें वो संस्कार आते हैं Yes, कि इसको उगा के हमें इन्हें पूजना है, मतलब वो मिट्टी में ही उगाते और उसे पूजते हैं। सही तो बात। धरती माँ की पूजन की भावनाएं जो हमारी एकदम शुद्ध भाव है, वो वहीं से उत्पन्न होता है। बहुत बढ़िया। और इसमें हमें मदद मिल सकती है, और इसमें कुछ अगर जोड़ना है तो गुरु माँ ने संस्कृति समझे और अपनाए ये बुक लिखी थी, और उसमें वैसे तो पहले वो संस्कृति समझे अपनाए वो मधु चैतन्य में एक आर्टिकल के रूप में देती थी, फिर उसका संकलन हुआ और ये बुक के फॉर्म में आई। तो इसमें उन्होंने एक और चीज बताई है गणेश दर्शन को लेकर के, मतलब श्री गणेश जी को लेकर के, कि दुर्वा ढूंढने के लिए खुद जाते थे। ऐसा नहीं कि आप मार्केट से दुर्वा लेकर के आए और चढ़ा दिए, तो आप खुले पाँव जाओगे, एक भगवान के लिए मैं दुर्वा लेने के लिए जा रही हूँ, और दुर्वा जैसे एकदम ऐसा देखे तो क्षुद्र वनस्पति है, सच देखे तो कहीं पे भी उग जाती है, कोई उगाता थोड़ी ना, ऐसे ही घास की तरह है, लेकिन उसको भी आप सम्मान दे रहे हो। कि आज अगर दुर्वा का उपयोग देखे तो कितना, मतलब आयुर्वेदिक रूप से अगर देखे तो अलग ही है, और ग्रहण के रूप में देखे तो उस समय भी दुर्वा डाली जाती है, या दुर्वा का रस है वो भी ऐसा कहते हैं ना कि तुरंत वो ब्लड को भी मतलब अगर हमें खून निकल रहा है तो तुरंत वो बंद करने की क्षमता रखता है। बहुत सारे दुर्वा के उपयोग भी है, शीतल है, बहुत सारे उपयोग है। तो लेकिन ऐसे क्षुद्र वनस्पति क्षुद्र नहीं है, वो भी महान है। ये समझाते हुए गणेश जी को चढ़ाने के लिए दुर्वा आप खुद तोड़ करके आओ, या आप दुर्वा लगाओ। दुर्वा तो लगाई नहीं जाती, वो ज्वारा लगाए जाते हैं, गेहूं के वो सब लगाए जाते हैं, लेकिन दुर्वा उग जाती है, उसको आप लेकर के आओ। तो उसके उस बहाने भी कितनी बड़ी, मतलब एक सम्मान है ना, एक एक वनस्पति को आप भूमि माता को सम्मान दे रहे हैं। और जय एक बाबा स्वामी। जी जय बाबा स्वामी। हाँ, जैसे हम यज्ञ के लिए या हवन के लिए बैठते हैं ना, तो तभी भी अपना धरती माँ से कांटेक्ट होता है, और जो मंत्रोच्चारण होते हैं तभी अपनी जो चित्त शुद्धि होती है वो होने के लिए मदद मिल जाती है अपने को। और दूसरा जो तत्व है, अभी वो हमने डिस्कशन में लिया नहीं है, लेकिन अग्नि तत्व, तो मुझे लगता है भूमि माता के बारे में जो हम बात कर रहे हैं और जो अग्नि तत्व, ये दोनों एक साथ माने अपनी चित्त शुद्धि हो या अपने चक्रज भी जो है उसका क्लियरेंस, उसके होने के लिए मदद मिल जाती है, ऐसा मुझे लगता है। यज्ञ में बराबर है। अभी जय बाबा हमारा स्वामी। जो जय बाबा स्वामी, अभी हमारा जो आगे हुआ ना, अगर आप लोग चाहे तो एक बहुत बड़ा मिरेकल था प्रकृति का, उस पर ज़्यादा लोग बोलते नहीं हैं। ये शायद 2016 की या ऐसी कोई बात है, कोस्टारिको करके जो एक देश है उसके ये बात है। मतलब हम तो सिर्फ एक भूमि माता कैसा चमत्कार करती है वो बताने के लिए। कई बार क्या होता है ना, बच्चों को हम कितना भी बोले पर उनका एब्जॉर्प्शन, मतलब ग्रहण शक्ति जितनी होती है उतनी होती है, फिर उनको थोड़ा आप ऐसे रिसर्च की बात करके या स्टोरी या ऐसे कुछ रस आए, ऐसे बात करके उनका अटेंशन ले सकते हो अपने अंदर, नहीं तो फिर उनका भी लगेगा कि ये कुछ लेक्चर दे रहे हैं ऐसा। तो इसमें ये अगर आप चाहे तो दे सकते हो कि प्रकृति माँ कैसा चमत्कार करती है। तो ऐसा हुआ था, वो कोस्टारिको का क्या बोलते हैं ना, मौसम्बी के छिलके वाला, ये आप लोगों में से किसी ने सुना है मौसम्बी के छिलके का? किसी ने सुना हो तो आप में से कोई बता सकता है? ये बहुत बड़ा चमत्कार सा था। ऐसा हुआ कि वहाँ पे एक बहुत बड़े जूस बनाने वाली एक कंपनी थी, तो हर रोज़ उनका जो मौसम्बी की खपत थी वो 1000 से भी ज़्यादा थी। तो इतने सारे छिलके को, मतलब इतना सारा वेस्ट कहाँ पे रखे, वो एक प्रश्न था। और उसी के समय वहाँ पे उन लोगों ने उसी एरिया में थोड़े आगे एक 2 साइंटिस्ट थे, वो लोग वहाँ पे कुछ एग्रीकल्चर को लेकर के ही प्रयोग कर रहे थे, और उन्होंने पाया कि एक जो बहुत बड़ी जगह थी, यानी बहुत बड़ी लैंड ठीक थी, अच्छी थी, उन्होंने बहुत अच्छे से वो पहाड़ों से सजाई हुई थी, मतलब पहाड़ों पे हरियाली से सजाई हुई थी, बहुत था,
लेकिन उसके पास में ही एक जमीन थी जो गोचारण के लिए थी और सालों तक उसी में ही यूज होते होते वो इतनी खराब हो गई थी, बंजर हो गई थी कि वहां पे सिर्फ एक ही तरह का जंगली घास उगता था, वो भी नुकीला, और बाकी ऐसे आप झुलसी हुई कैसी होती है एकदम ताप से, ऐसी वाली जमीन हो गई थी। उसी क्षेत्र में ये एक एरिया ऐसा था। तो इनको ये पता चला, ये एग्रीकल्चर के जो 2 साइंटिस्ट थे उनको पता चला कि ये जो कंपनी है जो जूस बनाती है, तो उनको अगर हम कहें कि ये मौसम्बी के सारे छिलके आप यहाँ पे डालो तो हो सकता है, अभी इसका कोई उपयोग नहीं है, और अगर हम इसको इतने बड़े क्षेत्र को अगर हम फिर से साफ करें, स्वच्छ करें और फिर उसमें उगाए, तो जमीन ही इतनी पत्थर सरीखी हो गई है कि उसमें लाखों डॉलर खर्च हो जाएंगे। तो उन्होंने एक एग्रीमेंट ऐसा साइन हुआ कि आप आपके हर रोज के जो भी जितने भी ट्रक भर के छिलके हैं वो ये एरिया में डालोगे, और वो भी मुफ्त में। तो लेकिन आपको यहाँ पे ही डालना है और कहीं नहीं। इस प्रकार से एक डील साइन हुआ, और ये लोग वो आते थे हर रोज ट्रक भर करके, मतलब ऐसा कहा जाता है कि 2000 हाथी के वजन जितना वो मौसम्बी के छिलके थे, इतने सारे वो भूमि पर डाले गए। अब तो ये तो भूमि पर जो डाला गया वहां पे, तो होते होते एक कैसा हुआ कि उसमें एक खट्टी महक आनी शुरू हुई, क्योंकि प्रकृति तो फिर तो उनका तो एक नेचर में तो होने लगता है, उसके अलग तरह के जो कीड़े थे जो भी थे वो डेवलप होना शुरू हुए, तो एक प्रकार से महक आती थी। तो आसपास के कोई गांव वालों का या किसी और ने अच्छा नहीं लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, पता नहीं ये कुछ प्रदूषण है, ऐसा करके ये डालना बैन कर दिया गया। और ये क्षेत्र में मतलब जाना ही, ये कुछ भी वहां पे वो सारी एक्टिविटीज स्टॉप हो गई, वो कोर्ट में गए, बहुत कुछ हुआ, फिर कोई वहां पे नहीं जाता था। बस ये घटना का एक जिक्र कहीं पे हुआ था कि ऐसा एक प्रयोग किया गया था कि हम वो बंजर जमीन को ठीक करें। फिर सालों तक कोई नहीं गया। फिर जो नेक्स्ट बैच आई पढ़ने के लिए, तो उसमें से एक था लड़का, उसने मतलब वो बैच में से कुछ बच्चों ने वो पढ़ा कि ऐसा कुछ वहां पे हुआ था। तो उनको लगा कि कोई नहीं गया, तो चलो 10 साल हो गए, देखने तो चले कि वहां पे क्या है, आज के क्या है, वो तो 10 साल पहले हुआ था ना, तो आज कैसा है। तो वो लोग वहां पे गए तो पहले तो वो मार्किंग तो हुआ नहीं था कि यहाँ इतने एरिया में, क्योंकि बहुत हेक्टर्स में वो जगह थी, तो इसीलिए मार्किंग नहीं होता, तो उनको ढूंढने में भी दिक्कत आ रही थी कि कैसे ढूंढे, कहाँ ढूंढे। और वो गए तो वो आश्चर्यचकित हो गए थे कि वहाँ 173 टाइप के अलग अलग वनस्पति की प्रजातियां, बहुत बड़े हरियाले वृक्ष, पेड़ पौधे से वो जमीन पूरी हो गई थी, एकदम बहुत अच्छी हो गई थी। तो उन लोगों को आश्चर्य हुआ कि सिर्फ मौसम्बी के छिलके से कैसे हुआ, ये सारा यूट्यूब पे है, आप देख सकते हो, तो ये कैसे हुआ। फिर उसका एक अलग से रिसर्च है, लेकिन कहने का अर्थ ये है कि इस प्रकार से ये जो प्रकृति है ना, जीवंत है, वो चमत्कार कर सकती है। तो मतलब हम न जाने ऐसे बहुत सारे बायो वेस्ट ऐसे ही पता नहीं कहाँ पे डाल देते हैं, कचरे में डाल देते हैं, लेकिन बायो वेस्ट के जरिए भी हम प्रकृति में सामान्य से सुधार, ये कितना सिंपल सुधार था कि एक बस वो छिलके हैं जो आपका वेस्ट है, उससे हम बेस्ट बनाएंगे, कितना सिंपल एक था। नहीं तो कैसे उसकी गुड़ाई करो, कितने सारे वो मशीनरीज चाहिए, वो बहुत सारी चीजें करनी होती थी ना। इसकी जगह पे एक सिंपल लॉजिक उन्होंने सेट किया और इतना बड़ा चमत्कार देखने को मिला। तो ये बात हम बच्चों को कह सकते हैं कि हम खाद बनाएं। हर रोज कितना वेस्ट, बायो वेस्ट निकलता है, पता नहीं हम कितने सारे ऐसे, फिर हम कितना भी केमिकल फर्टिलाइजर डाल करके जमीन को रस विहीन कर देते हैं। हालांकि ये सारा विषय हम लेंगे उसमें कृषि के जब भी विषय पे हम चर्चा करेंगे तब, लेकिन चूंकि सॉइल हेल्थ की बात है और हमें इस बहाने ही तो बच्चों को बताने में सहूलियत रहेगी। तो ये डेफिनेटली आप ये यूट्यूब पे देखना, कोस्टा रिका का है मौसम्बी के छिलके वाला, ये तो सर्च करके, मैंने तो अपने हिसाब से बताया, उसमें थोड़े फैक्ट्स के साथ बताए हैं, तो उस पे लेकर के आप रिसर्च बता सकते हो। ये एकदम से मुझे याद आया, आप में से किसी ने कुछ तो बोला तो उससे याद आया। चलिए 8वां प्रश्न है, इस पर अभी और भारतीय संस्कृति की परंपराएं आप सभी ने, मतलब हम सभी ने याद कर ली है।
तो हम उसमें से बहुत सारी बातें उनको बता सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो ऐसे ही नहीं है कि व्रत है तो ऐसे ही नहीं होता। बहुत सारे अगर आप कैलेंडर भी देखोगे ना, जो भारतीय संस्कृति को रिप्रेजेंट करता हो, तो उसमें भी कुछ नाम ऐसे हैं, हरियाली अमावस्या। क्यों उसको हरियाली अमावस्या ही कहा? उसी समय पे पूरे खेत में हरियाली छा गई होती है। अब देखो ऐसे छोटी-छोटी दुर्वा अष्टमी, ऐसे-ऐसे नाम दिए गए हैं। तो उसके पीछे भी वही है, तो ये भी एग्ज़ाम्पल हम बच्चों को दे सकते हैं कि ऐसे ही नहीं हुआ है। प्रकृति के साथ जोड़ने के लिए उसका नाम दिया गया है। या वो किसी को यही फूल चढ़ाते हैं, यही क्यों लेते हैं? उस बहाने ये देवता के लिए ये पुष्प, ये देवता के लिए ये पुष्प। तो उसी बहाने हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं। तो ये सारी बातें हम उनको बता सकते हैं। चलिए, हाँ, वट सावित्री हमारा वो भी है। चलिए, फिर है 8वां प्रश्न, भूमि माता और संतुलन के लिए क्या उदाहरण दे सकते हैं? मतलब हमारे संतुलन के लिए हम भूमि माता से संबंधित क्या उदाहरण दे सकते हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे ये प्रश्न क्या है, संतुलन का इम्पोर्टेंस हमें समझाना है और भूमि माता में संतुलन कैसे देती है, तो हमें संतुलन की क्यों आवश्यकता है वो बता करके भूमि माता हमें कैसे मदद करती है, ये पॉइंट भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको बताना है मीना जी? हाँ, कुछ अगर कुछ फियर है, डर है, तो हम लोग थोड़ी देर चप्पल निकाल के मतलब भूमि माता को प्रार्थना करके बैठेंगे, तो वो सब अपना खींच लेगी, जो भी नेगेटिव इमोशंस है अगर, और ऐसे पवित्र, शुद्ध और ऊर्जामय बना देती है। हाँ, यानी संतुलन को लेकर के हमें संतुलन करके, हाँ, हाँ। ये शुद्धिकरण की बात हुई। हमें संतुलन की कब आवश्यकता रहती है वो हमें पहले समझाना होगा। उनको ये देखो, बात तो हम सबको पता है कि भूमि माता हमारा जो भी दोष है वो खींच लेती है। एक ही बात है, वो एकदम से अंदर छप जाए और वो उनके प्रैक्टिस में आ जाए, इसके लिए हमने अलग-अलग प्रश्न बनाए। अलग-अलग एग्जाम्पल है कि उसके ये बहाने से नहीं तो ये बहाने से कैसे भी करके वो भूमि माता से जुड़े। तो इसमें ये एक है कि संतुलन को लेकर के बताना है। जी, हाँ, बोलिए। हाँ जी दीदी, गुरुदेव जैसे बताते हैं बच्चों के लिए कि परीक्षा का एक डर रहता है, तो अपने जूते या चप्पल निकाल कर जमीन के साथ जोड़ कर रखने से एक उनको अच्छा फील होता है, क्योंकि वो नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है और बैलेंस फील करते हैं। तो परीक्षा में अच्छा परफॉर्म करने के लिए उनको एक ट्रिक के तरीके से हम बता सकते हैं। यानी हमको कई बच्चों को यहाँ पे आप वो बता सकते हो कि संतुलन क्यों, पहले सबसे पहले आप संतुलन बता सकते हो कि संतुलन से ना हमारा सही निर्णय लेने की कैपेसिटी बढ़ती है। सबसे पहले संतुलन का इम्पोर्टेंस आपको बताना है कि हम अगर अंदर से बैलेंस ऑफ माइंड अगर हमारा है तो डिसीजन करेक्ट आएंगे। तो भी कई बार ये लगता है कि हम खुद ही अंदर से इम्बैलेंस है, चाहे वो परीक्षा का टाइम हो, चाहे कोई डिसीजन लेने का एकदम क्रिटिकल टाइम हो, तो उस समय पे हमें भूमि माता मदद करती है संतुलित बनाए रखने के लिए। तो उसके लिए 2 बातें जो गुरुदेव ने बताई है, उसमें एक जो आपने बताया कि परीक्षा के टाइम पे अगर ऐसा लगे तो नंगे पाँव ज़मीन पर रख के और दिया के सामने ऐसे प्रार्थना करके फिर आप तो वो स्ट्रेस नहीं आता है और सही हम उत्तर लिख पाते हैं। अगर हमने पहले, बट ऑब्वियस है, पहले पढ़ाई की होनी चाहिए, तब जाकर के ये होता है। और सेकंड जो उन्होंने बताया ना कि एकांत में निर्णय लो, तो गच्ची पे जाकर के जैसे गुरुदेव बताते हैं, या कहीं अपने लोन पे जाकर के अकेले में ऐसे भूमि के पास जाकर के अकेले जाकर के हम भूमि माता के सानिध्य में अपने आप को खड़े रख करके संतुलित हो, फिर हम बैलेंस होकर के फिर डिसीजन ले। सेम ऐसे ही तीसरा एग्जाम्पल है वो महिलाओं के लिए है कि कई बार जो ये भी गुरुदेव ने शिविर में बताया था ना कि सबसे खतरनाक अगर कोई है खाना पकाने में तो वो है रोटी। सब्जी तो ऐसे ही कट जाती है, हम चक्कू से बहुत ज्यादा हाथ का स्पर्श नहीं होता है, लेकिन रोटी में हर जगह पे आटा गूंथने से लेकर के रोटी पकाने तक हाथ का स्पर्श होता है। तो गुस्से में रोटी बनाई तो हम असंतुलित है ना, तो गुस्से में रोटी बनाई तो उसका प्रभाव भी परिवार के मन के ऊपर पड़ता ही है, मानसिक स्वास्थ्य पे पड़ता ही है। तो ऐसा अगर क्षण है तो तुरंत हम गुस्से में अगर हम है तो रोटी बनाना बंद करें। सबसे पहले हम अपने आप को जमीन पे पास, यानी हम असंतुलित है, उसका अर्थ है असंतुलित है हम, तो हम अपने आप को भूमि माता के पास जाकर के
संतुलित करें, फिर आकर के खाना पकाएं। तो ऐसे-ऐसे कुछ बातें हैं जो संतुलन से संबंधित हम वैसे एक ही मैंने बताया वही एक ही है कि भूमि माता सारे दोष ले लेती है, लेकिन अलग-अलग बातों से अलग-अलग एग्ज़ाम्पल से हम बता सकते हैं। जी, हिरल जी। यहाँ पर जो यंग गर्ल्स रहेंगे तो उनको बहुत सारों को समझ में आता है कि हमेशा जब पीरियड्स आने वाले हो तो उससे पहले उनका थोड़ा मेंटल इरिटेशन होता है, चिड़चिड़ होती है, तो उनको बता सकते हैं कि ये थोड़ा-सा एक काइंड ऑफ इम्बैलेंस ही है आपके बॉडी में और उसके लिए ही जब भी पहले के ज़माने में जो करते थे कि जब भी पीरियड्स है तो 3 दिन वो आराम से बैठते थे, बाकी की एक्टिविटीज़ कम रख के तो वो और तभी ज़मीन पर ही सोते थे, ज़मीन पर ही बैठते थे, बेड पे वगैरह नहीं, एक चटाई डालकर ज़मीन पर तो जितना क्योंकि वो गर्भाशय जो है वो भूमि तत्व ही है स्त्री के शरीर में, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये प्रोसीजर था और अभी भी अगर हम उनको ये नहीं बोल सकते कि आप एकदम सब कुछ बंद करके आप बैठ जाओ, पर जैसे एड्स वगैरह में दिखाते हैं कि आप बहुत सारा स्पोर्ट्स भी करो, आप सब कुछ कर सकते हो, तो हम इतना बोल सकते हैं कि आप 2-3 महीने ट्राई करके देख लो कि आप सिर्फ ज़रूरत है उतना ही एक्टिविटीज़ करें और बाकी आप शांति से बैठे तो आपको ही समझ में आएगा कि वो पहले के दिनों में जो तकलीफ होती है, वो ऑटोमैटिक कितनी कम हो जाती है। तो वो संतुलन ही है। बहुत बढ़िया। ये कितना मस्त सा एग्ज़ाम्पल है और ये कितना आज के ज़माने में अभी कितने छोटे-छोटे बच्चियों को पीसीओडी और वो सब होता है, हमें नहीं पता कि कैसी जीवन शैली उन्होंने अपनाई है। तो पहले की बात सच में वो लोग उन्होंने बहुत सोच समझ करके ये परंपरा में लाया था। तो ये सारी बातें हम संतुलन को लेकर के उनको बता सकते हैं। फिर आगे का प्रश्न था, पूज्य गुरुदेव ने अपने साधना काल के बताए हुए भूमि माता के सानिध्य के कुछ प्रयोग, साधना एवं अनुभव। तो हम इस पर ये 9वां प्रश्न आप सबको मैंने वो टैग किया है ग्रुप में, तो उसमें से भी आप देख सकते हो, प्रश्न पढ़ सकते हो। तो इस पे हम क्या बताएंगे? पूज्य गुरुदेव के साधना काल के मतलब हमें पता होना चाहिए ना, हम जिनको फॉलो करते हैं, जिनकी बातों को प्रसारित करते हैं, तो उन्होंने स्वयं ने क्या प्रयोग किए थे, तो वो तो हमें पता होना ही चाहिए ना। हमें ये किसी के लिए नहीं है, ये अपने लिए है। जी। तो स्वामी जी की जब हिमालय में साधना चल रही थी तभी उनको एक गुरु ने ऐसे एक खड्डे में खड्डा बना के उसमें कुछ जड़ी बूटी डाल के सोने बोला था ताकि उनकी जो गर्मी है, उष्णता है, वो सब एब्जॉर्ब कर दे और वो चित्त शुद्ध हो जाए, उसके लिए प्रयोग किया है उन्होंने। तो वो गुरु का नाम आप ही बताओ और वो जड़ी बूटी का नाम भी आप ही बताओ। नहीं, हमें वो पढ़ना होगा। चलो ये रेफरेंस बताइए कहाँ पे है ना? हिमालय का जो है ग्रंथ है अपना, उसके अभी भाग कौन सा है वो मुझे याद नहीं, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, सॉरी मत कहो, मतलब मैं सिर्फ ये हमें ना वही हम सब अगर पढ़ते हैं तो हम इतना सटीक रूप से पढ़े, इतना एकदम से पढ़े, कौन से गुरु ने वो किया था, मतलब गुरुदेव के फिर उस समय के क्या भाव थे, फिर वो जड़ी बूटी के उन्होंने क्या गुण बताए थे, तो वो सारी बातें हम अगर बताते हैं ना तो उसमें रस आता है कि ओहो, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कोई भी जड़ी बूटी डाल दी थी। जी पूजा जी, आपको बताना है? हाँ, जय बाबा स्वामी। वो जो गुरुदेव पार्ट हिमालय का समर्पण योग पार्ट 1 में इस बात का उल्लेख हुआ है और वो गुरु जी का नाम है श्री ब्रह्मानंद स्वामी और जो जड़ी बूटी है वो आई थिंक गूंज है, रेड कलर की और उसमें लेटने से, उसमें सोने से स्वामी जी का जो बॉडी का तापमान था वो एकदम कम हुआ है, ऐसा उसमें उल्लेख हुआ है। यानी गर्मी सोख लेती है ये है। और अभी जो है गुंज, तो गुंज को लेकर के अगर आज के ट्रेडिशन में हम देखें, आज के हिसाब से अगर देखें तो हम जो भी वैष्णव संप्रदाय से हैं, जो कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप को यानी लाला जी की सेवा करते हैं, तो उसमें वो गुंज की माला उनको, और कितनी सारी माला हो सकती है, मोतियों की चढ़ाए है ना, कितने सारे हीरो की चढ़ाए, वो तो राजा द्वारकाधीश है, लेकिन गुंज की ही माला क्यों चढ़ाते हैं? तो वो महाप्रभु जी ने ये सारी बातें उन्होंने, मतलब ये जो संत होते हैं ना, गुरु होते हैं, वो प्रकृति से इतने समरस होते हैं कि उनको बराबर पता होता है
कि कौन सी चीज ऊर्जा के स्तर पे कहाँ तक असर लाती होगी। उन्होंने वो प्राण प्रतिष्ठा छोटे छोटे लाला जी की मूर्ति में वो करवाते थे और फिर गुंज की माला पहनाते थे। तो गर्मी सोख लेती है, हम जब नतमस्तक होते हैं हमें अच्छा लगता है, इसका अर्थ है कि हमारा बुरा उसने ग्रहण किया। तो वो सारी बातें भी हमको समझ में आने लगती है जब गुरुदेव की बातें पढ़ते हैं तो, कि आज वो उसके पीछे भी ये लॉजिक हो सकता है। हमको नहीं पता कि ये लॉजिक सही है कि नहीं, लेकिन कोई भी और भी माला कर सकते थे ना। 2 ही मालाएं चढ़ती है, एक फ्लावर्स मतलब उसमें भी सुगंधी फूल की माला चढ़ती है और गुंज की माला चढ़ती है। तो ये है। तो गुरुदेव का ये बहुत अच्छा प्रयोग आपने बताया जो इसमें बताया है हिमालय का समर्पण योग पहले भाग में, और उसमें गुरुदेव ने बहुत अच्छे ये एक प्रयोग नहीं था, बहुत सारे प्रयोग थे। और यस दीदी, मिट्टी का लेप के बारे में भी उन्होंने वहां पे बताया है और शरीर पे लगा के। फिर दूसरा कबीले में जहाँ पे वो रहे थे तो वहां पे एक जो बूढ़ा बुजुर्ग होता था उसके ही सानिध्य में जब भी किसी को कोई हेल्थ इश्यू होता था, बुखार आता था, तो गड्ढे में खड़ा रख के उसको यानी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता था और ऐसे ही उस पृथ्वी से उसका इलाज किया जाता था। नहीं, यहाँ पे प्रश्न क्या है कि गुरुदेव के स्वयं के प्रयोग, उनके स्वयं के भूमि माता के सानिध्य में प्रयोग ऐसा। जय बाबा स्वामी, गुरुदेव ने एक कबीले में गए थे तो वहां पे वो एक लड़की बीमार थी 12 साल की, तो उसे लेटा के भूमि तत्व से, और उसको जो बहुत तेज ज्वर था, बुखार था, वो समझ गई। भूमि गुरुदेव की साधना के मतलब प्रश्न में क्या है, मैंने साधना शब्द डाला कि नहीं पता नहीं। ओके समझी। गुरुदेव ने अपनी साधना में क्या किया? हाँ वही, और उनके अनुभव। अगर आप चाहते हो कि एक साथ आपको मिले तो आप पंच तत्व की एक प्रदर्शनी है, उसमें पंच महाभूत के परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य मतलब उनके साधना के दौरान के सारे अनुभवों का सचित्र वहां पे बनाया है। तो हम जब रूपाली जी बताएगी अभी, तो पंच तत्व की जो प्रदर्शनी है उसमें वो सारी एक साथ है, जल महाभूत के सानिध्य के, फिर अग्नि महाभूत के, तो ऐसे बहुत सारे हैं। जय बाबा स्वामी जी। जय बाबा स्वामी जी। गुरुजी के एक प्रवचन में मैंने ये सुना था, स्वामी जी ने ये कहा था कि वास्तु को ठीक करने के लिए उन्होंने ये भूमि का प्रयोग किया था कि एक कोई गांव में गए थे, वहाँ बहुत समय से कुछ मंदिर अटक गया था, बन नहीं रहा था। तो जब स्वामी जी वहाँ पे गए थे तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि भाई क्या क्या तकलीफ है, और उन्होंने कुछ चारों दिशाओं में से उन्होंने साधना की एक एक दिन के लिए या तो एक एक हफ्ते के लिए, और वहाँ का जो भी वास्तु दोष था वो उन्होंने दूर किया था। ये गुरुजी ने खुद बताया हुआ था। लेकिन वो तो उनकी वैसे भी वो कर रहे हैं ना नागपुर में, अभी हर दिशाओं से वो ऊर्जा श्री मंगल मूर्ति को दे रहे हैं, तो वो तो है। लेकिन अपनी खुद के साधना के लिए मतलब ये तो जो भूकंप पहचानने की एक साधना उनके गुरुदेव ने उनको बताई थी। यस जो हाथ है दोनों भी धरती पर रखकर, और फिर किस ओर से ऊर्जा और नीचे की कौन सी परतें सरक रही है। और इस पर जिन्हें आगे का रिसर्च भी रिकमेंड किया हुआ है कि इसमें कोई ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं ताकि हम भूकंप आने से पहले ही ये जांच लें। और प्राणियों को इसका अंदाजा होता है, सबसे ज्यादा हाथियों को होता है, ऐसा भी इसमें होता है। वाह वाह वाह, ये सारी बातें देखो पढ़ना चाहिए, हम सब पढ़ेंगे ना तब जाकर के इतना कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे। और हाथियों को तो इतना तक पता रहता है कि वो हड्डियों में मतलब उनकी माँ की हड्डियों के साथ तो एकदम पहचान जाते हैं कि ये मेरी माँ की हड्डी है, उससे वो खेलते हैं हाथी के बच्चे। वहाँ ऐसा जिक्र भी है, वो किसी और संदेश में है, लेकिन गुरुदेव ने उसमें अपने साधना के दौरान इतनी संवेदनशीलता का वर्णन है कि दाहिना पंजा रखते बराबर भूमि के नीचे कौन सी हलचल है, कौन सी परत खिसक रही है, वो भी उनको महसूस हो रहा है। अभी सोचो कि जो गुरु उनको हिमालय ले गए, पहले ही गुरु के सानिध्य में इतना सारा उन्होंने वो पाया। और वो कहते हैं कि वो आजा आजा वाला नहीं बोलते बच्चों का कि मैं ऊपर बहुत ऊपरी मंजिल पे बैठ करके कहूँ कि आजा आजा, तो वो बच्चा कहेगा कि इतने ऊपर कौन चढ़ेगा।
तो वैसे हम सब पे मतलब गुरुदेव इतना सारा ये समझा रहे हैं, एकदम आज के हिसाब से हम डाइजेस्ट कर पाए इस प्रकार से, तो हम भी उसको फॉलो करें, वो सारी बातों को हम भी माने कि और बैठे ज़मीन पे। ये हम लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर मतलब ये पंचतत्व के एग्जीबिशन में और हिमालय का समर्पण पहले भाग में आपको ये सारी बातें अच्छे से पढ़ने को मिलेगी। और हिमालय का समर्पण पहले भाग में ब्रह्मानंद स्वामी जी के सानिध्य में जितनी भी बातें, जैसे उन्होंने सिर्फ एक गोंद खाने के लिए देते थे तो 4-5 दिन भूख नहीं लगती थी। फिर मतलब प्रकृति के साथ जोड़ने के लिए कितनी सारी बातें उन्होंने बताई है, तो हमें वो पता होना चाहिए। सिर्फ कहने का किसी को बताने के लिए नहीं, अपने आप के लिए कि हमारे गुरुदेव ने कितनी साधना की है, इसमें से हम क्या कर रहे हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम रूपाली जी को भी हमें सुनना है कि दैनिक जीवन में भूमि माता से बच्चों को जोड़ने के लिए कुछ एक्टिविटी और उसके वैज्ञानिक आधार। तो उस पर तो हमारी एक तो बात हो गई कि मिट्टी में एंटी डिप्रेशन बैक्टीरियाज होते हैं, तो अगर बच्चों को हम बागायत का काम कहते हैं या बच्चों को मिट्टी से खिलौना बनाने के लिए, बच्चों को मिट्टी में खेलने के लिए देते हैं, तो वो उनसे ये एक जैसे हिरल जी ने भी बताया कि उनकी इम्यूनिटी भी डेवलप होती है, वो सारी बातें कहे। हॉर्टिकल्चर थेरापी भी है, वो ये मतलब आप शाक भाजी सब्जियां लगाए, वो भी एक थेरापी है। तो वो कैसे है वो भी हम चाहे तो गूगल करके देख सकते हैं। और विराट प्रकृति के पास अगर हम जाते हैं, विशाल पहाड़ों को देखते हैं, जंगलों को देखते हैं, तो हमारा जो फालतू का ईगो रहता है ना कि मुझे बहुत कुछ पता है या मैं इन सबसे अलग हूँ, मुझे ये है वो है, वो एकदम से गुरुदेव ने इसके लिए ना टमाटर सरीखा वो बताया है कि टमाटर सरीखे भी औकात नहीं है, एक कहीं पे भी हम पिचक जाए। यहाँ पे एक डॉक्टर है बहुत अच्छे, वो स्पीकर है, मोटिवेशनल स्पीकर। तो जैसे वो जो पिन होती है ना जिससे हम सारे पेपर्स को लगाते हैं, उसको हम गुजराती में टाकणी कहते हैं। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर वाक्य बताया था कि मैं फुग्गा यानी बलून सा देह लेकर के टाकणी से बने शहर में घूम रहा हूँ, यानी कभी भी मेरा बलून फूट सकता है। ऐसा अपनी इतनी ही औकात है, ये इतनी विराट सृष्टि है और अपनी औकात इतनी ही है, कभी भी गुरुदेव ने उसको टमाटर से आप पिचक जाते हैं। तो जब हम विराट प्रकृति के पास जाते हैं ना, तब हमारा बौनापन समझ में आता है। फिर जब वो बौनापन निकल जाएगा, फिर हम तब वो प्रकृति अपने भीतर से बहना जो गुरुदेव चाहते हैं कि हम सबके भीतर से वो बहे, तो हम उनकी फ्रीक्वेंसी पे जाकर के वो जो जैसा चाहते हैं वहां पे वो कहते हैं ना कि मैं संदेश लिख करके दूं, उसके पहले साधक के हृदय में आ जाए, ऐसा उनसे जुड़ाव कर पाए, तब जाकर के हम भी ऐसे ही हो जाएंगे जैसे गुरुदेव चाहते हैं। और वही सही अर्थ में योग है, तो वही प्रकृति से योग है, तो वो वहां तक हमें पहुंचना है। तो आज के लिए इतना ही, और बहुत मजा आता है ये सत्संग में। आप सभी का दिल से थैंक यू। अब हम रूपाली जी से सुनते हैं कि उन्होंने रूपाली जी और उनके साथ गुजरात से भी दो अपनी साधिकाएं थी शामिल, अगर उनमें से भी कोई है और बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। जी रूपाली जी। जय बाबा स्वामी। आवाज आ रही है दीदी? जी जी। अच्छा, तो सर्वप्रथम गुरु शक्ति को कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि ये जो हुआ इवेंट ना, यही एक्चुअली हम लोग के लिए एक अनुभूति है, क्योंकि पहले हम लोग का सब लोग का मतलब अभी सिलेबस अगर आप देखोगे तो उसमें एक उनका ना 20 मार्क का ऐसा है कि उन्होंने उसके कोई भी एक अच्छी जगह पे जाके 5 एलिमेंट्स में ध्यान करना है और उसका रिपोर्ट देना है। तो ऑलमोस्ट अगस्त से हम लोग ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे लेके जा सकते हैं। हम लोगों ने ये भी कोशिश की शायद बच्चों को अगर आश्रम लेके जाए तो वो बढ़िया रहेगा, लेकिन बहुत टाइम कम था, इसके लिए वो वर्कआउट नहीं हुआ। तो अभी ऐसा था कि 8 ही दिन हाथ में थे और कहीं पे तो लेके जाना था। यहाँ पे 2-4 जगह ढूंढ रहे थे, तो वहाँ पे कोई मंदिर मिल रहा था, कोई गार्डन मिल रहा था, तो ऐसे हो रहा था कोई रिलीजियस प्लेस पे लेके नहीं जाना है, फिर गार्डन रहेगा तो कोई और रहेगा, वो आता रहेगा। तो पता नहीं, उस दिन विनीता ही आई थी एक लेक्चर के ना, हम लोग मतलब मैं एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट में पढ़ाती हूँ, तो वहाँ पे एक जो फ्रेंड है उन्होंने ये मैसेज मेरे को फॉरवर्ड किया और बताया कि आप चाहे तो आपके बच्चों को वहाँ पे लेके जा सकते हैं। और फिर अचानक से क्लिक हुआ क्यों नहीं हम यही बच्चों को वहाँ पे लेके जाए। और फिर जब वीणा ताई से बात हो रही थी तो समझा कि ये वही एरिया है जहाँ पे
स्वामी जी जब मुंबई में आते हैं और वो हमेशा उनके प्रवचन में ये ज़िक्र करते हैं कि मेरे को मुंबई में रहना अच्छा नहीं लगता, इसके लिए मैं ठाणा में एक अलग से जगह पे रहता हूँ। तो ये जहाँ पे ये विज़िट हुआ है, वहाँ से तकरीबन 5-6 किलोमीटर का, ये बहुत बड़ा फ़ॉरेस्ट है। तो वहीं पे स्वामी जी का रहने का होता है जब भी वो मुंबई में आते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा अनुभूति हमारे लिए है। और फिर हेमांगी दीदी से जब बात हुई कि अगर क्योंकि हम लोगों ने देखा ना हर एक आश्रम में अलग-अलग इवेंट्स में जब दीदी के द्वारा ट्रेन किए हुए जो वॉलंटियर्स जब भूमि तत्व का ध्यान लेते हैं तो एक अलग ही एहसास होता है, अलग अनुभूति होती है। तो फिर दीदी से बात हुई और क्योंकि 2 दिन पहले मतलब 26 तारीख को प्लान करना था और मेरे को लगता है 23 तारीख को कंफर्म हुआ कि ये जगह पे जाना है। तो मैंने फिर से स्वामी जी से प्रार्थना की, अभी देखो आप जो भी यहाँ पे पहुँचना चाहे वो डेफ़िनेटली आपकी इच्छा अनुसार पहुँच जाए। और फिर दीदी से बात हुई, लेकिन दीदी भी वही बता रही थी, एक तो गरबा मतलब गुजरात में हर जगह पे गरबा रहता है, नवरात्रि रहता है, तो बहुत सारे लोग नहीं आ सकते और महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग तो नागपुर ही गए हुए हैं। फिर मैं बोला ठीक है, अभी जैसे गुरु शक्तियों की इच्छा। फिर अचानक से हिमांगी दीदी का सुबह मैसेज आता है कि 2 साधिका जो है वो राजकोट से आने के लिए तैयार हो गई। तो फिर मैं गुरु शक्तियों को इतना धन्यवाद दिया। वो साधिकाएँ हैं यहाँ पे आज मीटिंग पे जॉइन हुई है। एक तो भक्ति दीदी है और एक दूसरा दीदी का नाम पूनम दीदी है। तो उनको भी कोटि-कोटि धन्यवाद। उनसे भी थोड़ी बात हम लोग सुनेंगे ही कि किस तरीके से ये पूरी यात्रा गुरु शक्तियों ने पूर्ण की है। तो सर्वप्रथम जैसे हम लोगों ने पहला मतलब जो ना हम लोग का प्री प्रिपरेशन जो रहता है, तो बच्चों को बोला गया कि आपको जिसको आना है, ये कोर्स के लिए अप्रॉक्सिमेटली 95 स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है। तो मेरे को लगा एक 20-25 भी आ जाएँगे तो भी काफ़ी है। और फिर उस दिन एग्ज़िबिशन था, जिस दिन हम लोगों ने एनरोलमेंट चालू किया। तो उस दिन सुबह मैंने प्रार्थना रजिस्टर की थी प्रार्थना धाम में और फिर पूरा दिन एग्ज़िबिशन में निकल गया, मेरे को टाइम ही नहीं मिला देखने के लिए कि कितने लोग का हुआ है, नहीं हुआ है। और 25 तारीख को एग्ज़िबिशन था और 26 तारीख को जाना था। फिर एग्ज़िबिशन खत्म हो गया, सब लोग जो साधक आए थे एग्ज़िबिशन के लिए वो लोग निकल गए और फिर 3 बजे कुछ तो मैंने बच्चों को पूछा कि कितना हुआ रजिस्ट्रेशन, तो उन्होंने बोला 95। मैं बोला 95 मतलब इसके अलावा भी और एक कोर्सेज़ के कुछ बच्चे जॉइन होने वाले। तो ये गुरु कृपा है कि जब गुरु शक्ति हम एक शुद्ध भाव से जब हम लोग जुड़ते हैं किसी चीज़ के लिए, तो गुरु शक्तियाँ स्वयं ही कार्य संपन्न करने के लिए तत्पर हो जाती है। तो और जैसे मैंने बोला कि यहाँ के बच्चे काफ़ी बहुत बड़े सोफिस्टिकेटेड फैमिली, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कभी बेयरफुट चलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब जब उनको बोल रही थी कि कीचड़ रहेगा, आपको शूज़ पहन के आना रहेगा, तो उनका था कि मैम शूज़ भी गंदे हो सकते हैं। लेकिन जैसे-जैसे हम लोग प्रकृति में जाते गए, तो हम लोग को सबको ये अनुभव हुआ कि वो ऑटोमेटिकली प्रकृतिमय होते गए। तो पूनम जी हैं, उन्होंने पहले अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया कि किस तरीके से भूमि तत्व या 5 एलिमेंट ओवरऑल किस तरीके से हम लोग को लाइफ मैनेजमेंट के लिए पूरक हो सकते हैं। और अलग-अलग एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स उन्होंने दिए। शंकराचार्य का एग्ज़ाम्पल दिया था कि किस तरीके से उनकी चित्त शक्ति से उन्होंने अपनी माता के लिए एक रिवर का अवतरण किया था अपने घर में। से बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स दीदी ने दिए थे, जिससे बच्चों को समझ में आ रहा था कि किस तरीके से हम लोग 5 एलिमेंट में मर्ज होके प्रकृति के सानिध्य में अवेयरनेस में रह सकते हैं। तो उसमें ध्यान भी करवाया दीदी ने, जो स्काई एलिमेंट का है, भूमि तत्व का है, वो सारा मतलब वाटर एलिमेंट, ये हर एक चीज़ों का एक्सप्लेनेशन देके हम लोगों ने हर एक चीज़ फ़ील की। जैसे आकाश की तरफ हाथ रख के जो स्काई एलिमेंट है उसमें वायु का है, फिर भूमि तत्व का करने के लिए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ था, तो हम लोगों ने सिर्फ़ हाथ रखे थे, मतलब हम लोग पूरे तरीके से नीचे बैठ नहीं पाए थे। तो हाथ रख के मतलब बैठे थे, एक ऐसा जगह उन लोगों ने प्रोवाइड किया था, उस पे बैठ के भूमि तत्व को हाथ टच करके हम लोगों ने पहला ध्यान किया। और वो ध्यान होने के बाद मतलब हम लोग सब लोग आँखें बंद करके बैठे थे। जैसे ही दीदी ने ध्यान कंप्लीट किया और सबने आँखें खोली और हम लोग जब उनको देख रहे थे ना, तो ऐसा लगा अचानक से एक अलग ही एनर्जी उन लोगों में से इमिट हो रही है। एक ब्राइटनेस होता है ना, हम लोग फ़िल्टर लगाते हैं कैमरा में और अचानक से एकदम अभी भी मेरे को ऐसे वाइब्रेशंस उसके फ़ील हो रहे हैं। तो ये बहुत एक अच्छी अनुभूति थी।
फिर दूसरी जो अनुभूति थी वहाँ पे, क्योंकि हम लोग वाइल्ड लाइफ भी देखने वाले थे, तो फॉरेस्ट ऑफिसर्स आए हुए थे हम लोग को एस्कॉर्ट करने के लिए और बच्चों को उधर का जो एरिया है वहाँ का सारा इंफॉर्मेशन देने के लिए, कौन से फ्लावर्स है, फ्लोरा है। तो वहाँ पे अचानक से दीदी जब दूसरा भूमि तत्व का ही शायद ले रहे थे, तब एक वो भैया आए वहां से, वो बोले कि 2 मिनट मेरे को बात करनी है। तो मैंने जाके बात की, क्या हुआ? तो उन्होंने बोला यहाँ पे एक छोटा सा सर्प दिखा है और वो हमेशा ही उधर ही रहते हैं। तो वो काफी आसानी से, वो सर्प को छोटा सा ही था, हाथ में लेके बैठे थे और वो दिखाना चाहते थे। फिर वो आए और फिर वो उनको बच्चों ने जब मतलब उन्होंने जब एक्सप्लेनेशन करना स्टार्ट किया, वही हम लोग के लिए दूसरा अनुभूति था कि उनका जो पहला सेंटेंस था ना, उन्होंने बोला कि ये जो सर्प है वो बहुत रेयर ऐसे जगह पे मिलेगा जहाँ पे ह्यूमंस है, क्योंकि वो ना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं चाहते हैं, उनको आराम से ना सटल जगह रहती है जहाँ पे बहुत लोग हैं, बहुत भीड़ है, वैसे जगह पे वो कभी भी नहीं जाते। तो ये बहुत सालों के बाद ये जो सर्प है वो यहाँ पे मिला है, ये उनका पहला ये था। तो वो डेफिनेटली, और ये एग्जैक्टली तभी हुआ जब हम लोग का भूमि तत्व का ध्यान कंप्लीट हुआ था। तो फिर किस तरीके से फिर दीदी ने वही इस बच्चों को समझाया कि जब हम लोग प्रकृति से पूरे समरस हो जाते हैं तो बाकी के जो पेड़ पौधे, पक्षी पक्षु है, वो भी हम लोगों को उतना सटल वैसा एक्सेप्ट कर लेते। तो ऐसा ना, मतलब वो जो ऐसा जो 5 एलिमेंट्स हम लोग सीखे हैं या समझे हैं, तो वो एलिमेंट अपने आप में किस तरीके से जी पाते हैं, उसका हम लोग के लाइफ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये एक ना कनेक्शन वहाँ पे बहुत अच्छे से ऑटोमेटिकली हो गया। मतलब हम लोग को पता है कि कुछ ऐसा प्लान नहीं था कि ये करना है। फिर दूसरा ऐसे था कि दीदी ने फिर संत महात्मा किस तरीके से प्रकृति के सानिध्य में ध्यान करते हैं, इसका एग्जाम्पल जब दे रहे थे, फॉरेस्ट बेदिंग के बारे में बताया, वीणा दीदी ने वृक्ष मित्र के बारे में बताया, तो बच्चों ने वो भी एक्सपेरिमेंट्स बहुत अच्छे से किए। तो वो करते टाइम पे ना, जब दीदी ने पूछा कि पहले के संत महात्मा जब अलग-अलग तरीके के उनके जब रिसर्च होते थे या वो अवकाश में जो भी तारे ग्रह है उनके बारे में बताते, तो ये कैसे पता चल देगा? ये ज्ञान उनको कैसे पता चलेगा? तो न जाने कहाँ से एक बच्चे ने जवाब दिया कि ध्यान से। तो ऐसे हुआ कि वो ध्यान से ज्ञान, ये एक थोड़ा-सा ये हुआ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ रही थी उसमें, हम लोग का कहीं पे ऐसा ना ये प्लानिंग है, इस तरीके से करना है, ऐसे कुछ नहीं था। क्योंकि पूनम दीदी और भक्ति दीदी का तो डेफ़िनेटली कोटि-कोटि धन्यवाद। रात का पूरा मतलब रात का पूरा ट्रैवल करके सुबह वो फ्रेश हुए थे और इमीडिएटली वहाँ पे आ चुके थे। तो हम लोग को ना ही एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें करने का समय मिला था, क्योंकि हम लोग यहाँ से भी 5:30 बजे निकल चुके थे। तो ये पूरा जो है ना, मतलब बहुत सारे ट्री हगिंग के बारे में जब बताया तो बच्चों को उसका भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और महत्वपूर्ण बात ये कि जो बच्चे बहुत एक रेस्ट्रिक्टेड ना, बहुत ज़्यादा कंज़र्वेटिव जिनका नेचर था, वहाँ पे वो धीरे-धीरे करके ऑटोमेटिकली खुल रहे थे। सारे टीचर्स से आके बातें कर रहे थे, हँसी-मज़ाक चालू था। तो ये जो प्रकृति के साथ रह के हम प्रकृति के समरस हो जाते हैं ना, अपना खुद का अस्तित्व हम लोग भूल जाते हैं। इसका बहुत अच्छा अनुभूति आया। फिर 5 एलिमेंट्स के में जब दीदी ने ये भी बताया कि किस तरीके से ना पानी का किसी को आशीर्वाद देते टाइम पे, या फिर हम लोग बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं उसमें पानी को, भूमि माता को, अग्नि तत्व को हम लोग साक्षी मानते हैं। तो फिर बातों-बातों में ऐसा भी आ गया कि वो सब जो एलिमेंट्स हैं उनको साक्षी मानते हैं, मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो हम में है, उनको ही एक्चुअली हम लोग साक्षी मानते हैं। इसके लिए हम लोग बोलते हैं ना कि मैं अग्नि को साक्षी मान के ये करूँगा या भूमि तत्व से प्रार्थना। तो ये कैसे वो एलिमेंट और हम लोग किस तरीके से कनेक्टेड है, ये धीरे-धीरे करके हम लोग वो पॉइंट तक पहुँच गए। और जैसे मैंने बोला फॉरेस्ट बर्निंग, बेयरफुट हम लोग चल नहीं पाए क्योंकि वो डीप इनसाइड द फॉरेस्ट था, तो वो उतना रिस्क भी था कि कुछ कीड़े वगैरह हो सकते हैं और काफ़ी बारिश हो चुका था। यहाँ पे वो दिन के पहले भी और वो दिन के बाद भी कॉन्स्टेंटली बारिश चालू है। उस दिन सुबह से थोड़ा मतलब टेम्परेचर ऐसा नॉर्मल था, धूप बिल्कुल भी नहीं थी और जैसे ही हम लोग वो ट्रेल खत्म करके निकले, मैं और दीदी हम लोग सब स्टेशन की तरफ जा रहे थे, तो काफ़ी धूप आ चुका था। तो मतलब ये सारा अनुभूति इसके लिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि जब हम लोग ये कोर्स, क्योंकि ये गुरु कृपा में ये कोर्स कंप्लीट हो गया है, कोर्स के पहले दिन से ही ऐसे नहीं कि हम लोग को हर एक चीज़ फटाक-फटाक होती गई।
लेकिन एक ये एक्सपीरियंस किया है कि वो हर्डल्स आते गए, वो हर्डल्स में एक चीज़ रही जो विश्वास था कि आपका कार्य है, आपने करवा के लेना है और फिर वो संपन्न होते गया। मतलब इसके लिए कुछ ऐसे अलग से एफर्ट्स लिए हैं या कुछ प्लान किया है, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है। तो जितने भी टीचर्स हैं उन लोग के उनको सभी को मेरा ये बहुत बड़ा मतलब क्या बोलते हैं ना रिक्वेस्ट है कि अगर आपके कॉलेज में ये कोर्स आप ला सको तो बच्चों के लिए जो देना है गुरु कार्य वो बच्चों के लिए स्वामी जी दे ही देंगे। लेकिन हम लोग के लिए जो है ना मतलब जो स्वामी जी हमेशा बोलते हैं कि गुरु कार्य किसी और के लिए नहीं रहता है, वो आपके खुद के लिए रहता है। तो ये 5 एलिमेंट्स का प्रकृति का या इन ऑल जितना भी हम लोगों ने ये सीखा पहले और फिर सिखाया है। और दूसरी बात यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ हेमांगी दीदी के जितने भी सेशंस है ना मतलब अगेन थैंक्स टू हर पहला सेशन उनका प्रकृति का था और क्योंकि मेरा एनवायरमेंटल साइंस सिखाती हूँ मैं सब्जेक्ट तो वो ऑटोमेटिकली वो कनेक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो दीदी के सारे नोट्स मैंने लिख के लिए थे और फिर जो दीदी हमेशा बताती है ना कि आप साहित्य पढ़ो। फिर हिमालय का समर्पण भाग 1 भाग 4 प्रकृति और परमात्मा और सिद्ध पुरुष और प्रकृति ये 4-5 चीज़ों में से ना मैंने पॉइंट्स निकाले और वो निकालने के बाद उसके साथ बैठी, गुरु शक्तियों की प्रार्थना की कि एग्ज़ैक्टली क्या करना है ये पता नहीं है। तो फिर वो पूरा का पूरे सेशंस इतने सुंदर हुए क्योंकि वो आत्मसात हुआ ना कि स्वामी जी जो बोल रहे वो हो रहा है क्या मेरे भीतर और फिर वो अगर मेरे भीतर हो रहा है वो बच्चों तक ऑटोमेटिकली पहुँच गया। मतलब मुझे समझा कि भूमि तत्व के साथ बैठने के बाद मुझे ये रिलीज़ हो रहा है, तो उन बच्चों को समझाते टाइम पे वो मतलब बोलते हैं ना कि वो बच्चों को समझाने के लिए फिर अपने को अलग सी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आत्मा के लेवल पे उनको समझ में आ जाता है। तो ये बहुत बड़ा अनुभूति है। बहुत सारे हम लोगों ने फ़ोटोग्राफ्स लिए हैं। मैं ट्राई करती हूँ एक आध दूसरा अगर वीडियो अगर यहाँ पे शेयर हो जाए, तो वो सबको बहुत मज़ा आ जाएगा। जस्ट मेरे को 2 मिनट देना। हाँ, तब तक पूनम दीदी और भक्ति दीदी आप अगर यहाँ पे हो तो प्लीज़ आप आपका एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए। जय बाबा स्वामी सबको। जय बाबा पहले तो स्वामी। गुरु शक्तियों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि वहाँ जाने का हमें मौका दिया और सबसे ज़्यादा धन्यवाद हेमांगिनी दीदी का, जो उसने बोला तो हम जा सके। वहाँ पे पहुँच के हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम कहीं दूसरी जगह दूसरे स्टेट में आए हैं। वो अपने ही है ना ऐसा लगा। गुरुदेव बोलते हैं ना कि हम सब 800 सालों से साथ में हैं। तो वो ऐसा एकदम से ऐसा लगा कि रूपाली दीदी है, बीना दीदी है और दूसरे एक दीदी थे तन्वी दीदी। वो सब हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं ऐसा लगा। और दीदी ने रूपाली दीदी ने सब वो जो नेचुरल ट्रेल का है वो सब कुछ बता दिया। लेकिन हमारा भी वहाँ पे जाना इतना इजीली हो गया कि अगर हम 1 मंथ पहले भी टिकट बुक करते रहते तो नहीं होता। ये 1 दिन में आने का और जाने का सब इजीली हो गया। तो ये सब गुरु कृपा ही है। मेरी आवाज आ रही है ना क्योंकि मैं मोरबी ध्यान स्थली जा रही हूँ तो वहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम होगा। हाँ ठीक है। और हमने भी बच्चों के साथ इतना एंजॉय किया, हमें लगा ही नहीं कि वो महाराष्ट्र के बच्चे हैं। हम तो यहाँ पे गुजराती में ज्यादातर हमारा तो सब ऐसा ही रहता है गुजराती में, तो वहाँ जाके डायरेक्ट हिंदी में वो पंचतत्व का लेना, थोड़ा वो लैंग्वेज का थोड़ा गुजराती टोन आ ही जाता है। फिर भी कुछ ऐसा लगा नहीं। और जब पंचतत्व की दीदी ने बोला जो एक्सपेरिमेंट किया वहाँ पे तो सच्ची में सभी बच्चों के एकदम से वो ओरा खुल गए हैं ऐसा हमें फील हो रहा था। बहुत एंजॉय किया। तो गुरु शक्तियों का और हेमांगिनी दीदी का खूब खूब धन्यवाद कि वहाँ जाने का हमें मौका मिला। और मैं एक बात बोलती हूँ कि गुरुदेव जहाँ भी हमें भेजते हैं गुरु शक्तियाँ वैसे ही नहीं भेजते। तो वहाँ जाके हमने भी एक डिसीजन लिया, एक निश्चय किया कि गुजरात में भी ये कोर्स लाएंगे। वहाँ पे जो भी हेमांगी दीदी का आगे का मार्गदर्शन होगा वैसे हम फॉलो करेंगे। जय बाबा स्वामी। भक्ति दीदी हो आप यहाँ पे? हाँ, जय बाबा स्वामी। जय बाबा ये स्वामी। वहाँ आने का जो अनुभव था, हाँ, वो बहुत ही क्या बोलूंगी
कि चैतन्य भरा रहा। और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ऐसे गुरु कार्य करने का अवसर मिला। और गुरु शक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम यहाँ से जा सके और इतनी सरलता से सब कुछ हो गया कि पता भी नहीं चला कुछ। और वहाँ पे जो क्या बोलते हैं कि जो मजा आया, आत्मीयता सबसे मिली, वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी लगी। और भावपूर्ण तरीके से सबने हमारा स्वागत किया और कब यहाँ वापिस आ गए वो भी पता नहीं चला। इतना मजा आया कि पूछो ही मत। बहुत ही मजा आया। तो कोटि कोटि धन्यवाद सभी को। फिर इससे हेमांगी दीदी अगर सभी नहीं रहेगा तो फिर हम लोग शांति पाठ कर लेंगे। तो और हाँ, मैं ना इनका जो एड्रेस है ना, मतलब जहाँ से हम लोगों ने अरेंज किया था, शुभम सर उनका नाम था, तो उनका डिटेल पोस्ट कर दूंगी ग्रुप में दोनों। तो अगर किसी को सिर्फ मतलब बच्चों को तो डेफिनेटली लेके जा ही सकते कोर्स के माध्यम से, लेकिन हम लोग साधकों को भी वहां से लेके जा सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छा प्रकृति में समरस होने का अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिल सकता है। थैंक यू। जय बाबा स्वामी। ये सारे फोटो जो शेयर कर रहे थे वो उधर के ही है। जय बाबा स्वामी, बहुत अच्छा लगा ये सब फोटोज और सब देख करके। और बस अभी आगे भी हम नेक्स्ट बैच के लिए तैयार होंगे हम सभी मिल करके। चलिए आज के लिए इतना, अभी नेक्स्ट मिलते हैं तो शांति पाठ करते हैं हम सभी। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्टभवतु। चलिए सभी को जय बाबा स्वामी। सिर्फ अपना अटेंडेंस सभी लोग ये कर देना वो लिंक पे, मैं टैग करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।